मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी अकेडमी पर, जहां पर हम लोग करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो अब टाइम आ चुका है यूपी बोर्ड की तैयारी करने का फिर से एक बार। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, सभी लोग जितने भी नए लोग हैं सभी लोग एक साथ फिर से जुड़ जाइए। और अब हम लोग यूपी बोर्ड के चैप्टरों को एक एक करके कवर कर लेंगे और उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे उन्हीं चीजों को, ताकि सब कुछ याद हो जाए। और हमारे पास टाइम भी है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एग्जाम है वो मार्च में हो सकते हैं। तो 10th की सीरीज चालू हो चुकी है, ये है 12th की, और 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन एक साथ बना लेना आसान रहेगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसका बेसिक के बारे में कि इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक में सबसे पहला इसका जो चैप्टर का स्टार्टअप है वो शुरू होता है आवेश मतलब चार्ज से। तो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आवेश मतलब चार्ज। सो व्हाट इज चार्ज, मतलब आवेश क्या है। तो आवेश क्या होता है कि किसी भी चीज को मतलब आकर्षित करने का गुण आ जाना। मतलब मान लीजिए आप किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो उसके अंदर भी आपको आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आपको आकर्षित करके दो चार दे देता है। मतलब उसी प्रकार से मतलब किसी भी वस्तु को उत्तेजित कर देना, आवेशित कर देना, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करा देना ही उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे कि अगर हम इस पेन को ऐसे ऐसे अपने बालों में रगड़ें और रगड़ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपकाने की कोशिश करें तो वो आकर चिपक जाएंगे। बहुत आसान से सबका नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है, सभी लोग घर पे कर सकते हो। तो पेन को उठाओ और फटाफट ऐसे बालों में घिसो, छोटे छोटे कागज के टुकड़े करो, उसमें देखो चिपक जाएंगे। नहीं तो स्केल को रगड़ सकते हैं। तो चार्ज की सबसे पहले साइंटिस्टों ने खोज करी इस चैप्टर के लिए। बताया गया कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने एक छड़ को लिया और एक छड़ को किसी दूसरे मीटर पे रगड़ा, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे, मतलब एक मैटर से दूसरे मैटर पे उसने रबिंग किया तो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। फ्रिक्शन के कारण उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई और एनर्जी से उसमें एक गुण आ गया। इसमें इस मार्कर में एक प्रॉपर्टी आ जाती, मतलब एक गुण आ जाता है, एक लक्षण आ जाता है, जिससे क्या करता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आवेशित कर लेता है, अपनी तरफ खींच। लोग क्या कहते हैं, चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। तो आवेश आप समझ चुके हैं क्या है कि कभी किसी भी चीज को रगड़ने से या उसमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अभी तक तो सिर्फ इतना ही बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो उसमें हम लोगों ने जाना कि चार्ज जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला पढ़ा हम लोगों ने पॉजिटिव, दूसरा पढ़ा निगेटिव। तो ये चार्ज कैसे पता चला कि दो प्रकार के होते। तो इन गुणों को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ लोगों ने दो प्रकार के चार्जेस, मतलब दो चार्जेस को एक पास रखा। उन्होंने देखा कि दो चार्जेस को एक पास रखने पर ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया कि भैया ये दोनों जो है उनके पास सेम चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, सेम मतलब समान, सेम मतलब समान चार्ज, मतलब आवेश समान आवेश होगा और चार्ज। ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि दो आवेशों को एक पास में रखा गया है, दो आवेशों को एक पास में रख दिया, तो रखने से क्या हुआ, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, रिपल करने लगे। ये क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपल मतलब प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षण हो गया। मतलब सेम चार्जेस अगर रखे होंगे तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट चार्ज ले लेते हैं, मतलब एक प्लस दूसरा अट्रैक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ चिपकने लगते हैं, खींचने लगते हैं। तो हमने क्या बता दिया इसको कि ये कैसे चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। मतलब विपरीत, विपरीत चार्ज है आवेश। विपरीत चार्जेस होंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उनसे होगा अट्रैक्शन। मतलब आकर्षित, आकर्षित। ठीक है। तो आकर्षण बन लग गया इन दोनों की। तो इन दोनों में जो चीजें लग रही थी, इसको डिफाइन करने के लिए एक लॉ गया जो कि दिया कूलॉम्स ने। वो किसने दिया, कूलॉम ने दिया। कूलॉम ने बताया कि देखो ये जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं या एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो
अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं तो किसी को खींचने, पुल और पुश करने के लिए आपको एक बहुत मेन चीज रिक्वायर्ड होती है, वो है फोर्स। मतलब धक्का मारने के लिए या फिर किसी भी चीज को खींचने के लिए, ये तो न्यूटन में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, F = ma वाला रूल सब लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके पास प्रतिकर्षण हो रहा है या तो इन दोनों के बीच में एक बल जरूर कार्य करता होगा। तो उस बल को के लिए कूलाम आए और उनको कहा गया कूलाम का नियम। इन्होंने बताया कि देखो भैया, अगर देखो ऐसा था कि सब यहाँ बैटरी के अंदर हाथ धो रहे थे। सबसे पहले क्या हुआ, एक चार्ज को प्रोड्यूस किया गया। चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया गया, किसी एक मैटर की छड़ को दूसरे मैटर पर रगड़ा गया, जब रफ किया गया तो रफ करने से क्या हुआ, उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, आगे देखा गया कि चार्ज जो है कि दो प्रकार के चार्जों को अगर हम साथ में रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर दे रहे हैं। रिपल मतलब प्रतिकर्षित कर दे रहे हैं। तो जो प्रतिकर्षित कर दे रहे हैं उन्हें हम मान लेते हैं वो कैसे चार्ज हो गए, सिमिलर चार्ज हो गए। वो कैसे चार्ज हो गए, सिमिलर चार्ज हो गए। और जो एक दूसरे को हैं तो उन्हें हम कह देते हैं कि ये विपरीत चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जैसे दो बॉयज ले लीजिए और एक गर्ल्स और एक बॉय ले लीजिए, सिंपल ऑप्शन है। दो बॉयज को एक कमरे में रखिए, लड़ाई के चांसेस ज्यादा होते हैं। गर्ल्स एक बॉयज को सेम में रखिए तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, जिनकी वजह से ये डिफाइन कर दी गई कि चार्जेस जो है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये भी बता दिया गया कि सिमिलर चार्जेस जो होंगे वो रिपल करेंगे और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस पर उन्होंने एक आया कि बल वर्क करता है, क्योंकि अगर कोई चीज खींची जाती है या धक्का मारी जाती है तो उस पर हमेशा एक फोर्स। हमने ये बताया कि आपके पास अगर दो चार्जेस एक पास में रखे हैं, दो चार्जेस एक पास में रखे हैं, ये नहीं पता Q1 और Q2, ये दो चार्जेस मान लेते हैं रखे हैं, और जो दूरी है वो अगर r है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ये दोनों पॉइंट चार्ज है, मतलब स्टेशनरी है, इनके बीच की दूरी बदलेगी नहीं अभी तक की। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो करने लगता है एक बल कार्य करने लगता है, एक फोर्स कार्य करता है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो एक फोर्स इस पर जो लग रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताई जिसने गुलाम ने क्या कहा, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, सबसे पहले डिफाइन किया उन्होंने बताया कि दोनों आवेश है वो कैसे स्थिर बिंदु हैं, मतलब एक एक बिंदु पर रुके हुए हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती। तो पहली लाइन तो ये बता दी गई। तो पहली लाइन आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे इंग्लिश में कि अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। सिंपल सा पहली लाइन ये होगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बताया, सेकंड पॉइंट ये बताया कि दोनों तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के, उन दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो पूरा कैसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार हिंदी में पहले बोलेंगे, कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड द स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। दोनों की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तब इन दोनों को मैच कराने के लिए एक नई इक्वेशन बनाई गई, Q1 Q2 अपॉन r² और F इक्वल टू, जब इस पे कांस्टेंट डाला गया है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मतलब अनुक्रमानुपाती के साइन को हटा करके कांस्टेंट डाला गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। और ये बन गया पूरा कूलॉम का नियम, प्रूफ। उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि फोर्स हमेशा किसमें होता है, न्यूटन में होता है। तो ये रहा कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम को एक्सप्लेन कर दिया गया। बट जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बताया
कि अब जो आपने ये स्ट्रक्चर यूज किया है, ये जो स्ट्रक्चर बना दिया आपने, आपने कहा कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, दोनों पे चार्ज है, तो इस स्ट्रक्चर का भी तो कोई ना कोई नाम दिया गया, तो उसे नाम दिया गया वैद्युत द्विध्रुव। मतलब देखो दो ध्रुव बन गए, तो इसे बोल दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया होगा। दोनों चीजें लिखी हैं, वैद्युत द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? यहाँ एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। ये बी बिंदु हो गया और ये क्यू, दो चार्जेस। तो क्या बताया गया? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही, ये स्मॉल एल है, ये स्मॉल, अगर पूरी दूरी देखें तो 12 के बराबर हो जाएगी, l प्लस l 12 आएगा। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज व्हिच आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे, सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, जिसे हम देख लेंगे। तो ये क्या है? इस तरीके के जो स्ट्रक्चर को उसे बना द्विध्रुव। अगर हम बात करते हैं इसी के आगे की डेफिनेशन की, तो वो आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, सिंपल सा represented by P, small p is equal to the product of one charge of them and उन्होंने बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश तथा उनके बीच की कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसमें से एक आवेश तथा उनके बीच की कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आप लोग बता सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ देम एंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल सा, और ये फार्मूला आपका लिख दिया जाएगा। ये जो डेफिनेशन है ये एक नंबर में कभी ना कभी दोनों में से कोई एक नंबर में, और ये वाला एक नंबर में कभी बता। ये वाला थोड़ा कम है लेकिन ये बेस है, आपको बेस पता होना चाहिए कि चार्ज कहां से प्रोड्यूस होता है और कैसे सारी चीजें बढ़ती है। जब हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, तब हम लोग आ जाते हैं फिर से आवेश की तरफ, वापस आवेश में पहुंचते हैं और इस आवेश से पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कूलॉम के नियम का जो है वो पोर्शन पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में और ये 1 नंबर में पूछी जाती है। ये वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। एक आवेश है, मतलब चार्ज है आपके पास, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर बल लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपके पास एक आवेश मतलब Q रखा है और Q के चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कुत्तों का एक क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से एक आवेश का भी क्षेत्र होता है और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश अगर आप लाते हैं तो उस पर क्या अप्लाई होता है? फोर्स अप्लाई होता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, मतलब सराउंडिंग फील्ड अक्रॉस द चार्ज, द चार्ज वेयर अ टेस्टिंग चार्ज फील्ड फोर्स ऑन इट। मतलब किसी भी चार्ज पर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो जाता है उस सराउंडिंग फील्ड के अंतर्गत, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा। अब इस लग रहा है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, मतलब तेजी कितनी होगी? तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्टिंग चार्ज। पर अगर आपके पास क्षेत्र है मतलब एक एकांक आवेश है, आवेश पर क्या है, आवेश पर जो बल लगेगा कहां लगेगा, क्योंकि जहां आवेश होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो उस पर बल लगेगा। तो ये एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर लगने वाला बल, ये भी बोल सकते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर लगने वाला बल, डेफिनेशन बोल सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स per unit charge in an electric field is equal to the is known as या is equal to the intensity of electric field, जो ही बोलना से कोई बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने E पर F का क्या E से संबंध बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ लिखा है F is equal to 1/4 pi epsilon naught, अगर यहाँ चार्ज Q नॉट कर लें तो Q नॉट से Q नॉट क्या होगा, कट जाएगा। E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q नॉट, मतलब जैसे Q1 Q2 लिखा था वहां Q नॉट कर ले और अब नीचे Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। E is equal to आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे डेफिनेशन कैसे किया जाता है, तो मतलब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे वर्ग करती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूविंग होगी दोनों। और इतना ही है चैप्टर में, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ने पर उसमें आवेश की क्षमता आ जाती है, उसे हम कहते हैं आवेश या चार्ज बोल देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्लस और नेगेटिव। इनके बीच में कैसे क्या किया, दो आवेशों के पास रखा गया, दो आवेशों के जब एक प्रतिकर्षण बल लग रहा था तो उन्होंने बता दिया को कैसे चार्ज होंगे, सेम चार्जेस होंगे। अगर दो आवेशों के पास रखने पर उन पर आकर्षण बल लगता है मतलब अट्रैक्शन हो जाता है, तो उसने बता दिया कि विपरीत होंगे मतलब अपोजिट चार्जेस होंगे। इसके बाद जब ये दोनों चार्ज लगा रहते हैं, अगर प्रतिकर्षित करेंगे आकर्षित करेंगे मतलब रिपल खींचेंगे और धक्का देंगे तो दोनों में कूलाम का नियम लग जाता है। कूलाम के नियम में क्या बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विविध प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon R square, Q1 epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ऐसे ही आपको याद करना है, लेक्चर सुनते जाएंगे, कंटिन्यू आपको सब याद हो जाएगा। इसलिए मैं इतनी बार बोल रहा हूं ताकि आपको पढ़ने की जरूरत तक ना पड़े। फिर विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस स्ट्रक्चर को कोई ना कोई नाम दे देना है, मतलब इस संरचना को कोई नाम देना है। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज व्हिच आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और विद्युत द्विध्रुव आगे क्या बताया उन्होंने, ये कहा कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल करा देते तो विद्युत द्विध्रुव आवेशों के बराबर हो जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ देम एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद विद्युत क्षेत्र बताया गया, तो उन्होंने बताया कि आपके पास एक आवेश और आवेश के चारों तरफ एक कोई ना कोई क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जहां पर कोई दूसरा इंसान है। मान लो आप ऐसे से करके नाच रहे हो, काफी तेजी से नाच रहे हो और उसके बीच में कोई दूसरा आ जाता है तो क्या पड़ेगा, उसको डंडा पड़ जाएगा, अच्छे से डंडा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब उस पर फोर्स आप लगा देंगे। अब दो प्रकार से फोर्स होता है, अगर आपके पास ऐसे पंजा होगा तो उसे पकड़ के आप अंदर की तरफ खींच लेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऐसे पंजा होगा तो वो फोर्स क्या बात बताई गई, जैसे ये प्रतिकर्षण और आकर्षण की बात कही गई थी। तो वो चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समझ गए, मतलब एक फील्ड मतलब एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर उसपे विद्युत क्षेत्र या फिर बल का अपीयर मतलब प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अगर आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है, वहां पर किसी चीज को लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब जो घंटा
पढ़ रहा था, ये कितनी तेजी से पढ़ा, 5 न्यूटन से पढ़ा, 6 न्यूटन से पढ़ा, कितने न्यूटन से पढ़ रहा था, वो चीज को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, E इक्वल टू एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ऑन अ पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डेफिनेशन 1 नंबर की पूछी जाती, कई बार पूछी गई है। तो एक देख लीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो है वो 4 नंबर। इस डेफिनेशन की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये चार्ज कभी नहीं पूछा जाता, इसे बेस के लिए समझना है। 2 नंबर, 3 और ये 4 नंबर, 4 नंबर टोटल आपके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे इसी चैप्टर के नई प्रूविंग की तरफ, जो 5 नंबर में भी आती है। तो 5, 4, 9 नंबर भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए फटाफट देखते हैं। तो इतना सब कुछ देख लेने के बाद हम देखेंगे कि विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हम लोगों को पढ़ना है जो विद्युत द्विध्रुव, हम लोगों ने क्या देखा था, विद्युत द्विध्रुव मतलब 2 आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं। जैसे ये O है, ये L है, स्मॉल l, और ये भी दूरी स्मॉल l थी, यहाँ पे एक Q है, यहाँ पर एक Q है, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो ये स्ट्रक्चर आपने स्ट्रक्चर बन के तैयार किया। तो इस पर इंटेंसिटी कितने प्रकार से लग सकती है, इस पर लग सकती है इंटेंसिटी 2 प्रकार से। जैसे मान लो सिंपल सा, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज दिया हुआ है, या फिर दोनों प्लस चार्ज या फिर दोनों माइनस चार्ज, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज रखे हुए हैं, इतनी बात याद रखेंगे। उसके बाद ये जो बीच से पकड़े हुए ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये है मध्य बिंदु, ये क्या है, मतलब हो गया मिडिल पॉइंट, और इससे इधर की दूरी L दी गई है और इधर ये देखो, ये स्ट्रक्चर पूरा है, पेन पे आप कंसीडर कर सकते हैं, अपने पेन पे कंसीडर कर लीजिए। अब इसमें जो फोर्स अटैक कर सकता है, फोर्स कैसे लग सकता है, वो तो इस डायरेक्शन में लगता है। तो इस डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं कि ये कैसा डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन होता है, इतना पड़ा होगा, और ये डायरेक्शन पे लग सकता है और नीचे डायरेक्शन में लग सकता है, इसे हम कहते हैं दूसरा डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये सिंगल डायरेक्शन होता है। तो ऊपर नीचे लग सकता है या तो ऐसे ऐसे लग सकता है, 2 प्रकार से फोर्स इसमें अप्लाई हो सकता है। तो पहला फोर्स इसमें जो लगेगा उसे हम लोग कहेंगे एक्सियल, जिसे कहते हैं अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। ये कैसा अक्षीय पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, अक्षीय होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब जिसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो परपेंडिकुलर, इसको इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल भी कुछ किताब समझना चाहे वो लिख सकते हैं। और हिंदी में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा निकाल लिखना पड़ता है, ये डेफिनेशन आती है, पूरी ऐसे लिखेंगे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन एक्सियल, तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर हम पहली बात करें तो पहले वाले की या एक्सियल वाले की बात करते हैं कि एक्सियल में क्या होगा या अक्षीय में क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अक्ष में जाना है, तो इसका अक्ष किधर है, इसका अक्ष इधर साइड में है, चाहे इधर बना दीजिए फिगर, चाहे इधर बना दीजिए फिगर। और अगर ये वाला पॉइंट उठाया जाएगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, अगर कोई कोण 90 डिग्री का बन जाता है, ये कैसा कोण है, देखो यहां से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट जो है 90 डिग्री का बनेगा, ना दिख रहा हो तो ये देखो एचिवमेंट, ये देखो ये जो कोण है ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जो अगर ये लगा दिया जाएगा तो इनके बीच का कोण या तो 180 कह सकते हैं, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें एक्सियल में जाना है, मतलब अक्षीय स्थिति में जाना है, तो अगर हमें अक्षीय स्थिति में जाना है तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, होगा ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगा कोई, वहां पर क्षेत्र की तीव्रता क्या लगेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी जो दूरी होगी वो 2 बिंदु से हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये जो बिंदु इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर। फिगर को ध्यान से देखते जाइए, यही सॉल्यूशन है सारा। और फिर उसके बाद ये जो b बिंदु है, b बिंदु से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी,
तो हमने देखा कि ये पूरी दूरी कितनी है r है और ये वाली दूरी कितनी है, इससे l कम है, r से कितनी कम है, l। फिर इसी दूरी को मतलब a से ले लेंगे, a से कितनी दूरी पर है, a से कितनी दूरी पर है, तो जरा इसको देखते हैं। तो ये पूरी दूरी r दी गई और r से ये कितनी ज्यादा है, l ज्यादा है, l ज्यादा है मतलब r से l ज्यादा है, तो r में l जोड़ दो तो r प्लस l हो गया। तो देखो इतनी इतनी दूरी हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस l और ये दूरी r प्लस l निकाली, सिंपल सा। E इज इक्वल टू 1/4 अपॉन r स्क्वायर, पढ़ा था ना, लिख लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इससे दिया गया है, तो हम अगर देखा जाए तो पॉइंट ए पर एक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, नॉट q अपॉन r की जगह पे कितना रखेंगे, r प्लस l, तो रख दिया r प्लस l का होल स्क्वायर, सिंपल सा छोड़ दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर Eb निकाल लेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ वैद्युत क्षेत्र बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, तो कितनी होगी, q अपॉन 4 पाई, नहीं यहाँ की डिस्टेंस ले लीजिए, डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हमें एक बात बताइए जरा, मान लीजिए हमारे पास ये एक वैद्युत ध्रुव दिया गया है और इससे इतनी दूरी कोई मान लीजिए ये उस पर ये वाला पॉइंट ज्यादा बल लगाएगा, ये वाले, तो ऑब्वियस सी बात है जो पास में होगा वो फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो जो पास में होगा रिजल्टेंट की बात, रिजल्टेंट या टोटल, हिंदी में कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिएगा, E इज इक्वल टू Eb माइनस Ea, माइनस Ea, और Eb और Ea की वैल्यू क्या है उसको पुट कर देते हैं। Eb और Ea की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का, सिंपल से दे रखा। अगर हम लोग अब देखें इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b a प्लस b, या फिर a प्लस b, और का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, बाहर बाहर लगा तो बाहर बाहर होल स्क्वायर भी लगा दिया। अब हमें इसकी आगे प्रूव करनी है, तो E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा तो उसे लिखा हुआ है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, तो ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा r प्लस l, और इसके साथ साथ ये एक बार प्लस में प्लस का r माइनस का l, ये a पूरा अगर हम लोग a मान लें, r प्लस l को a मान लिया जाए और r माइनस l को b मान लिया जाए, तो हम लोगों का फार्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। a की जगह पे क्या है r प्लस l, तो यहाँ पे क्या रखा जाए r प्लस l, मतलब r प्लस l, बीच में क्या है प्लस है, और b की जगह पे क्या है r माइनस l, तो r माइनस l रख दिया। दूसरे में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस l माइनस r और माइनस माइनस प्लस l हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ l से l कट गया, यहाँ r से r कट गया, इतनी बात दिख गई। अब नीचे वाला देखो, सिंपल सा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2r, यहाँ से जुड़ के 2r इनटू, और यहाँ अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख ले, और नीचे r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि r इज मोर ग्रेटर देन l, हेंस यहाँ बता देना है चूंकि r l से बहुत ही
बड़ा है, अतः एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, जिससे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। एल स्क्वायर निगलेक्ट मतलब नगण्य है, नगण्य नगण्य मान करके छोड़ देंगे। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2R इंटू 2L। अगर L स्क्वायर को छोड़ दिया तो 2 और 2 पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ एक R से R कट गया। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2 और 2L आ जाएगा, इसको हटा करके 2QL। अगर हम Q को तो 2QL, 2 इंटू 2QL, 2 इंटू 2QL अपॉन R की पावर 3। और हम लोगों ने भी P इज इक्वल टू 2QL होता है। तो स्मॉल p इज इक्वल टू 2QL, इसका मतलब E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। देखो इस पूरे का मान हो गया, तो P के बराबर हो गया, 2 बचा, 2 लिख दिया, 2P अपॉन R क्यूब। और ये इक्वेशन प्रूव हो गई पूरी। तो इसकी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाक से। क्या किया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने फिगर बनाया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, स्थिर बिंदु आवेशों लेने के लिए बताया गया था कि ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस होती है, और इनसे इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु कंसीडर कर लिया P, जहां पर हमें वैद्युत शक्ति तीव्रता निकालनी थी। तो इसकी B से दूरी निकाल ली r - l, और r से निकाल a से निकाल ली r + l हो गया। दोनों में इंटेंसिटी निकालेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। यहां डिस्टेंस कितनी थी, R थी, लेकिन A बिंदु के लिए डिस्टेंस तो R + L थी, R + L रख दिया R की जगह पर, और जो B बिंदु के लिए L रख दिया, दोनों को घटा दिया। क्यों, B ज्यादा लगाएगा, A कम लगाएगा। B A जो है पहले B पे लगाएगा, उसके बाद B पे लगाएगा, इसलिए रिजल्टेंट जो बनेगा EB - EA बन जाएगा। पूरी प्रूविंग रख दो और उसके बाद सॉल्व कर दो, इसकी फटाक से ले लो। अब इसके बाद करते हैं कूलर, जल्दी से नोट करो। तो चलो आ जाओ जल्दी से, अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो कर लेते हैं कि हमें क्या बनाने हैं, एक 2 पॉइंट चार्ज ले लेने हैं, मिडिल पॉइंट ले लेना है, L ले लेना है, ये स्मॉल डिस्टेंस L, दोनों स्मॉल डिस्टेंस। इससे हम अभी एक्सियल गए थे, अब कैसे जाएंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे। तो परपेंडिकुलर के लिए जो डिस्टेंस मानी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो पर पढ़ रहा है, इसको बना लो जल्दी से। यहाँ पे बिंदु मान लेंगे P, और इसकी ये डिस्टेंस और इसकी ये डिस्टेंस। अब देखो जरा, अगर हम मान लेते हैं कि इससे R दूरी पर O बिंदु माना गया है, तो ये रहा आपका पॉइंट A, ये पॉइंट B, और यहाँ पे चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 जो भी रखने हैं आपको मान सकते हो, प्लस माइनस में नेगेटिव, ओके। लेकिन इनके जो ये जब यहाँ से डिस्टेंस निकाली जाएगी, यहाँ की डिस्टेंस होती है और इनकी डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर। यहाँ पे अंदर कितना बनना है, 90 परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसकी वजह से यहाँ की डिस्टेंस निकलेगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर बराबर इसके सेम डिस्टेंस यहाँ प्लस l स्क्वायर, दोनों चीजें सेम डिस्टेंस निकल के आ गई। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल रही वो, और उसके साथ साथ एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, वो किसी ना किसी एंगल पे लग रही है, किसी ना किसी एंगल पे काम कर रही है। ये देखो ऐसे एंगल पे लगा रहा है, और ये कैसे लगा रहा है, ऐसे एंगल पे लगा रहा है, तो किसी ना किसी एंगल पे लगा रहा है। वो एंगल में उनका इक्वल है थीटा, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है। फिर से फार्मूले से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर से, यहाँ पे फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कैसे निकालेंगे, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर करोगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है। स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा, कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और ऐसे ही इक्वेशन नंबर B 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बनकर के तैयार हो गया। तो टोटल की बात करते हैं तो देखिए इसमें कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, इसका मतलब EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा बनके तैयार हो जाएगा। EA cos थीटा और EB cos थीटा, दो चीजें तैयार। अब देखो इसके आगे
है, मतलब एंगल दोनों के इक्वल है, उसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो 1/4πε0 q upon r square plus l square और 1/4πε0 q upon r square plus l square ये भी इक्वल है। तो E is equal to, दोनों को हम ये नहीं लिख सकते, 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 q upon r square plus l square। तो यहाँ इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, मिल गया 2। देखिए क्योंकि यहाँ पे इन जब इसको और इसको दोनों चीजें सेम है तो दोनों को क्या लिख देंगे, एक साथ लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स बन गया 1/4π/r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर थे इसलिए लिख लिया इस बात को। ठीक है, मिल गया cos थीटा, क्योंकि दोनों में cos थीटा भी दिया, तो cos थीटा भी ले लिया गया। अब हमें इसको क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 3 मान लेनी है और अब फाइंड करनी है सिर्फ और सिर्फ cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक ट्रायंगल उठा लो, ये ट्रायंगल मान लेते हैं, उठा लेते हैं। यहाँ का एंगल है थीटा, रूट ओवर ये है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये है r, ये है l और ये है r, सारी चीजें मिल गई। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है l अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मतलब आधार बटे कर्ण लिख दिया। cos थीटा इक्वल टू l अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको लिखने के बाद इस वैल्यू को इसकी जगह पर रख देना है। तो जब इस वैल्यू को रखोगे तो इसी के आगे से कर देते हैं, ये वाला यही रहेगा आपका, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 q लिख दिया अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा की जगह पे ये लिख देंगे l अपॉन l स्क्वायर का रूट। अब ये रूट है और कितनी होगी, 1/2 होगी, और ये 1 दोनों ऐड हो जाएगी तो 2/4πε0 q। इसको अगर लिखना चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 2ql, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा प्लस l का इससे, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3। ये 1 है और इसकी 1/2, देखो जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2, 3, 2 1 जा 2 मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 3/2, सिंपल सा। तो इसकी टोटल पावर हो गई 3/2, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, रूट को घात में 1/2 लिखा जाता है। फिर से वही चीज लिख देनी है, r इज मोर ग्रेटर नेगलेक्टिंग l स्क्वायर, l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2ql अपॉन r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और 2ql किसके बराबर होता है, 2ql बराबर होता है p के, तो 2ql इज इक्वल टू p अपॉन r q, सिंपल सा। क्योंकि जो 2ql है, 2ql हमेशा किसके बराबर होता है, 2ql इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण लिख लिए। अब यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r q निकल गया है। और इससे पहले वाला तो इसको देख लो बड़े ध्यान से, एक बार फिर से जरा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अच्छी स्थिति में जाना है, हमने एक a पॉइंट पे निकाल लिया, a पॉइंट से इस पर कितना लग रहा है, वो लग रहा है 1/4π q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, खत्म। वैसे b पर भी सेम आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्टेंट जो है टोटल जो है वो e cos थीटा प्लस e cos थीटा होगा, और दोनों को ऐड कर दें तो सिमिलर चीजें हैं, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसमें से cos थीटा की वैल्यू एक्स्ट्रा रह गई थी, ये cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से एक ट्रायंगल कंसीडर करके इस वैल्यू पुट अप कर देंगे और फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फट से, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बचता है अब सिंपल सी बात ये चीज कि ये जो आता है ये 7 नंबर या 5 नंबर में जो आपका बनता है क्वेश्चन, इन दोनों प्रूविंग में से एक प्रूविंग बनती है, ठीक है। जितना पीछे भी था हमने बता दिया है, अब इसमें जो बनेगा वो 7 नंबर या 5 नंबर में से इन दोनों में से कोई एक प्रूविंग बनेगी। बट अब इतना बताना है आपको कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सियल एंड परपेंडिकुलर। तो दोनों के फॉर्मूले हमें सिर्फ याद होने चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। तो जो एक्सियल पढ़ा था हम लोगों ने, एक्सियल मतलब अक्षीय, उसका जो E आया था वो आया 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, देख सकते हो पीछे। और जो परपेंडिकुलर है, उसमें जो
जो ई आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो देखो लिखा है P/RQ। अब बताओ जरा इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है। ये इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो अगर हम लिखना चाहें तो E जो एक्सियल है, E जो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E परपेंडिकुलर है या नहीं। सिर्फ इतना सा रिलेशन आपको बताना है। तो कभी भी आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन मान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सियल और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या है, या एक्सियल 2 टाइम्स, तो आपको आंसर मार देना है 2 टाइम्स होता है कि जो एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो परपेंडिकुलर के 2 टाइम्स के बराबर होती है। तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट जरूरत है, इतना यूपी बोर्ड के लिए बहुत है। ये सभी बोर्ड के लिए भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड के लिए ही, और सभी बोर्ड में भी ऐसे ही पढ़ते रहो, फिर देखते रहो और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास। तब तक की मजे से। और हाँ, कुछ चीजें थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। जैसे आप जाएंगे, अब आपको हमारी ऐप मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च मारिए SP:/Academy और हमारी ऐप आपको मिल जाएगी जिसका लोगो कुछ इस तरीके से बना होगा डबल डॉट के साथ में। तो लोगो आपको दिख जाएगा। सिंपल से बात है कि SP:/Academy कहीं नाम यूज नहीं हुआ है, तो आपको सिंपल से मिल जाना है, दिख ही जाना है, ब्लैक कलर का लोगो दिखेगा। इसके बाद आप उस पर जाएंगे तो आपको सारी यही वीडियोस जिसको कि पढ़ाई मटेरियल है, स्टडी का मटेरियल, मतलब जो हम इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। जैसे इसमें तो ये दिया गया है, लेकिन उसमें जो PDF मिल जाएंगे कि इनको सॉल्व करने का पूरा तरीका, आपको बेसिकली जैसे लिखी जाती है पेपर में आपको कैसे लिखना है, मैं तो यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ, पूरी थ्योरी तो नहीं बता सकता, लेकिन उसमें आपको थ्योरी पूरी मिल जाएगी। आप अपनी अपनी क्लास को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके बढ़िया से थ्योरी पढ़िए और इसको डाउनलोड करिए, और इसके साथ वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, कहीं भी फॉलो करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, फेसबुक पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए SP:Academy, SP सर्च आराम से पा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की देखते रहो वीडियो को और शेयर करो, लाइक करो।